गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे। चलिए, तो हम हिंदी लिटरेचर में चैप्टर नंबर 12 पर थे, जो हमने कल ही तो स्टार्ट किया था। चैप्टर नंबर 12 का क्या नाम था? राष्ट्रमंडल खेल। और राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में हमने बहुत नया नया जाना था, लेकिन चैप्टर हमने कल कंप्लीट नहीं किया था, तो आज की वीडियो में हम अपने चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। पर उससे पहले मैं आपसे 5 प्रश्न पूछती हूँ। आप उनके उत्तर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? जो पहला वाला वो ये है कि राष्ट्रमंडल खेलों को प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है? ठीक है, लिख लीजिए। दूसरा प्रश्न क्या है कि राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत सबसे पहले कौन से देश में हुई थी? तीसरा प्रश्न ये है कि राष्ट्रमंडल खेलों को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? ठीक है। चौथा प्रश्न क्या है कि 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस देश में हुआ था? और पांचवा प्रश्न ये है कि राष्ट्रमंडल खेलों की जो प्रतियोगिता होती है उसमें कौन से देश भाग लेते हैं? तो ये आपके आज के 5 प्रश्न हैं। इन प्रश्नों के जवाब आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर बताने हैं। ठीक है, अब हम चैप्टर को पढ़ते हैं आगे से। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, अब उसके बाद हमारी रीडिंग यहाँ से स्टार्ट होगी। सुनिए ध्यान से। सन 1930 से पहले, 1930 से पहले तक किसी भी खेल प्रतियोगिता में अपने मालिक देश ब्रिटेन की टीम की ओर से खेलता रहा फिल एडवर्ड्स सन 1930 में पहली बार अपने देश गुयाना की ओर से खेला था। क्या हुआ देखो कि 1930 से राष्ट्रमंडल खेल शुरू हुए। तो राष्ट्रमंडल खेल जब शुरू नहीं हुए थे तो उससे पहले जो खिलाड़ी थे ना, जो हमने एथलीट वाले पढ़े थे, ठीक, उनका नाम था फिल एडवर्ड्स। तो फिल एडवर्ड्स जो थे वो गुयाना के थे। गुयाना एक कंट्री है, लेकिन पहले गुयाना के ऊपर किसने अपना अधिकार किया हुआ था? ब्रिटेन ने। तो फिल एडवर्ड थे तो गुयाना के, लेकिन अगर वो किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते थे, जैसे ओलंपिक खेलों में पार्टिसिपेट करते थे, तो वो कौन से देश की टीम से खेलते थे? ब्रिटेन की टीम से खेलते थे। भले ही वो कौन से देश के थे? वो गुयाना से थे, लेकिन वो कौन सी टीम में खेलते थे? वो ब्रिटेन की टीम में खेलते थे। जैसे उस टाइम पर अगर इंडिया का कोई भी प्लेयर ओलंपिक खेल खेलने के लिए जाता तो वो इंडिया की टीम की ओर से नहीं जाता, क्योंकि इंडिया उस समय एक फ्री कंट्री थी ही नहीं। वो किसकी ओर से खेलने जाता? वो ब्रिटेन की ओर से खेलने जाता। उसी तरह जो फिल एडवर्ड्स थे, वो 1930 में पहली बार जब कॉमनवेल्थ गेम शुरू हुए, जब राष्ट्रमंडल खेल शुरू हुए, तब वो पहली बार अपने देश की ओर से खेले। और ये जो एक एक्सपीरियंस होता है ना कि अपने देश की ओर से खेलना, एक बहुत ही अनकॉमन एक्सपीरियंस है ये। ठीक, हर किसी को अपनी लाइफ में नहीं मिलता है। ऐसे सैकड़ों खिलाड़ी, सैकड़ों मतलब कई सारे ऐसे खिलाड़ी और छुपी खेल प्रतिभाएं सामने आई, क्योंकि बहुत सारे खिलाड़ी थे जो एक गुलाम देश में रहने की वजह से आगे नहीं जा पा रहे थे। लेकिन जब राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत हुई तो उसमें सारे गुलाम देश भाग ले सकते थे, तो वहाँ पर बहुत सारे नए नए खिलाड़ी सामने आए और बहुत सारी खेल प्रतिभाएं भी सामने आई, जो गुमनामी और उपेक्षा के अंधेरे संसार में ही गुम हो गई होती अगर ये खेल ना हुए होते। बड़ा अच्छा सा लाइन है। क्या है कि राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत से बहुत सारे खिलाड़ी और बहुत सारी खेल प्रतिभाएं सामने आई, जो कि गुमनामी मतलब उनका नाम गुम ही हो जाता, किसी को पता ही नहीं चलता, और उपेक्षा, जब किसी को पता ही नहीं होता कि ये खिलाड़ी हैं, ये खेल खेलते हैं, तो सब उन्हें उपेक्षा की दृष्टि से देखते, सब उन्हें इग्नोर कर देते। तो उपेक्षा के अंधेरे संसार में ही गुम हो गई होती, मतलब खो गई होती, अगर ये खेल ना हुए होते। तो ये खेल खिलाड़ियों के लिए तो बहुत अच्छे साबित हुए। मार्क्स रॉबिन्सन या बॉबी रॉबिन्सन ने दोस्ताना माहौल में स्पर्धाओं के आयोजन का सपना देखा था। देखो माहौल कैसा होगा, सोचो। सारे कौन से देश भाग ले रहे हैं इन खेलों में? जो गुलाम देश हैं, और उसके साथ जो उनका मालिक देश है ब्रिटेन, वो भी शामिल हो रहा है। तो माहौल कैसा होगा? माहौल बहुत ख़राब होगा, क्योंकि भारत के खिलाड़ी जब ब्रिटेन के खिलाड़ी के साथ खेलेंगे तो ब्रिटेन के प्रति तो हमारे मन में उस समय नफरत भरी हुई है ना, क्योंकि हम तो ये देख रहे हैं कि वो हम पर भारत के अंदर अत्याचार करते हैं। तो एक दोस्ताना माहौल बनने की जो स्थिति थी वो बहुत कम थी। लेकिन जो मार्क्स रॉबिन्सन थे, उनको ये ऐसा लगता था कि ये ऐसा आयोजन होगा जिसमें हम सारे खिलाड़ी
ये भूल कर कि हम कौन कौन से देशों से आए हैं, हम एक दोस्ताना माहौल में खेल की भावनाओं को मेंटेन रखते हुए खेलेंगे। उसने यह भी सपना देखा था कि उन सभी खिलाड़ियों को खेलने का मौका मिले जिनमें प्रतिभा तो है पर उचित मंच नहीं मिल पाता है। बहुत सारे बच्चों में प्रतिभा होती है लेकिन उनको प्रतिभा दिखाने के लिए एक अच्छा स्टेज नहीं मिलता है, अच्छा मंच नहीं मिलता है, जिसकी वजह से उनकी प्रतिभा दब जाती है। मार्कस रॉबिन्सन का यह सपना न केवल सच हुआ बल्कि उनके द्वारा लगाया गया नन्हा सा पौधा अब एक विशाल वट वृक्ष का रूप ले चुका है। जब भी हम किसी बड़ी सोच की शुरुआत करते हैं तो एक बहुत ही छोटे से काम से होती है। तो मार्क रॉबिन्सन ने बस ये सोचा था कि गुलाम देश के खिलाड़ी जो अभी इंटरनेशनल जो हमारे स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनमें नहीं आ पाते हैं, उनमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, तो उनको भी मौका मिले ऐसा कुछ करने का। तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम एक अलग प्रकार का आयोजन तैयार करें। तो उन्होंने ऐसा किया, नाम रखा गया ब्रिटिश एम्पायर गेम्स। उसमें सारे के सारे जो गुलाम देश के खिलाड़ी थे वो अपनी टीम बनाकर पहुँचे, खेले, अच्छा माहौल बना और आज स्थिति ये है कि इतने सालों से लगातार राष्ट्रमंडल खेल आयोजित होते आ रहे हैं और अब तो इनका जो प्रभाव है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। कॉमनवेल्थ या राष्ट्रमंडल का अर्थ क्या होता है? सबसे पहले अब बात यह आती है कॉमनवेल्थ का क्या मतलब है, राष्ट्रमंडल का क्या अर्थ है? समान सोच, नो मैटर विच कंट्री वी बिलोंग टू, हमारी सोच जो है वो समान होगी, हमारी विरासत और संस्कृति वाले देश, मतलब ऐसे देश जिनकी सोच बराबर हो, एक जैसी हो, विरासत हमारी एक जैसी हो और हमारी संस्कृतियाँ एक जैसी हो, क्योंकि हमने एक तरीके की स्थितियों में अपने आप को तैयार किया है, हमने विकास किया है। कई सालों तक ब्रिटेन ने हम पर राज किया है, तो जिन जिन देशों पर ब्रिटेन ने राज किया लगभग वहाँ पर हालात एक समान ही रहे, एक जैसे ही रहे। तो हम सबकी सोच जो थी ना वो कैसी बन गई, एक जैसी बन गई। तो एक जैसी सोच वाले, एक जैसी हिस्ट्री वाले, विरासत वाले, एक जैसे कल्चर वाले देशों को खेलों के स्तर पर एक प्लेटफॉर्म पर लाना, ये है राष्ट्रमंडल का अर्थ। यह है उन 54 स्वतंत्र देशों का समूह है। अब जो देश है ना वो कितने हैं, 54, और सारे के सारे अब आज़ाद हो चुके हैं। तो जो राष्ट्रमंडल है ना उस मंडल में कितने देश हैं, 54, जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा थे, जिन पर कभी ब्रिटिश सरकार हुकूमत किया करती थी। बाकी देश कॉमनवेल्थ में ब्रिटिश एम्पायर के सहयोगी रहे हैं। बाकी देश जो हैं वो कॉमनवेल्थ में अगर कोई और कंट्री भी आती है तो वो ब्रिटिश एम्पायर के सहयोगी रहे हैं। यह कोई राजनीतिक मंच या संगठन नहीं है बल्कि मित्र देशों की सरकारों का एक ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत रंग, संस्कृति, धर्म और भाषा की विविधता वाले देश एक समान माने और समझे जाते हैं। तो ये कोई पॉलिटिकल स्टेज नहीं है, ये कोई पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन नहीं है, कोई एसोसिएशन नहीं है, बल्कि अब हम सारे देश मित्र बन चुके हैं। ठीक, तो सारे मित्र देशों की सरकारों का एक ऐसा ग्रुप है, एक ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत रंग, हमारी स्किन का कलर, हमारी संस्कृतियाँ, हमारा धर्म और हमारी भाषा, ये तो सब अलग है ही। ठीक, अगर हम अफ्रीका के लोगों से अपनी तुलना करें तो उनका रंग हमारा रंग, उनकी संस्कृति हमारी संस्कृति, या यूरोप के लोगों से अपनी तुलना करें या चाइना से अपनी तुलना करें तो हम सब अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी हम एक ऐसा मंच बना रहे हैं, एक ऐसा ग्रुप बना रहे हैं जिसमें हम सबको एक समान माना जाए। ये सभी सदस्य देश एक समान मान्यताओं और लक्ष्य के लिए आपसी सहयोग और सामंजस्य रखते हैं। सामंजस्य का मतलब क्या होता है, एक दूसरे के साथ तालमेल रखना, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे के अकॉर्डिंग व्यवहार करना। तो हम सभी देश, ये सभी देश एक समान मान्यताओं और लक्ष्य के लिए, हम सबकी मान्यताएं और लक्ष्य एक समान होनी चाहिए, कम से कम स्पोर्ट्स के लिए। तो हम सब एक दूसरे को सहयोग करते हैं और आपस में सामंजस्य रखते हैं, मतलब तालमेल रखते हैं। सिंगापुर घोषणा के अनुरूप सदस्य देशों के समान लक्ष्य और आदर्श हैं। सिंगापुर में इसको लेकर एक घोषणा हुई थी, तो इसके अकॉर्डिंग जितने भी राष्ट्रमंडल के सदस्य देश हैं तो हम सबके समान लक्ष्य और आदर्श हैं। क्या क्या आदर्श हैं? शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, मतलब हम एक दूसरे के साथ शांति के साथ रहेंगे और हम अपने भी अस्तित्व को बनाए रखेंगे और सामने वाले के अस्तित्व को भी बनाए रखेंगे और इसका हम सब लोग पालन करेंगे। हालांकि ये सब आदर्श हमने बनाए हैं, अच्छे हैं, लेकिन बहुत सारे देश जो हैं वो पूरी तरह से इन आदर्शों को मानते नहीं हैं, जैसे कि पाकिस्तान, जैसे कि चाइना।
राष्ट्रमंडल देशों का सदस्य है, राष्ट्रमंडल संगठन का एक सदस्य है, लेकिन उसके बावजूद भी उस शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना में यकीन कम रखते हैं। मैत्री और भाईचारा बढ़ाना, मैत्री और भाईचारा बढ़ाना, मैत्री मतलब मित्रता बढ़ाना और भाईचारा बढ़ाना मतलब हम खेल तो खेलते ही हैं, इनके साथ हम ये सारे काम भी करने में इसका इस्तेमाल करते हैं। और उसका अधिकतम प्रसार करना मतलब फैलाना, किसको? लोकतंत्र का पालन करना, डेमोक्रेसी का पालन करना और उसका अधिकतम प्रसार करना, ये हमारे उद्देश्य हैं, ये हमारे लक्ष्य हैं। मानव अधिकारों का आदर करना और उनका पालन करना, अच्छा शासन करना, कानून का शासन लागू रखना तथा लोगों को जागरूक करना, सदस्य देशों के बीच मुक्त व्यापार, नस्लीय भेदभाव मिटाना और सारी दुनिया में शांति कायम करना, ये क्या है? ये इस संगठन के उद्देश्य हैं। उद्देश्य बहुत अच्छे हैं और एक बार हमें लगता है कि हम इन उद्देश्यों को फिर से पढ़ें और देखें कि हम अपने विद्यालय में इनमें से कौन कौन से उद्देश्यों का पालन खुद कर सकते हैं और करवा सकते हैं। देखो, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का पालन करना, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से एक दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार करना, एक दूसरे से लड़ाई ना करना। अगर कोई दूसरा बच्चा जो है वो आगे चल रहा है तो उससे एक हेल्दी कंपटीशन करना, एक स्वच्छ प्रतियोगिता करना, उसको नीचे गिराने की कोशिश ना करते हुए स्वयं को ऊपर उठाने की कोशिश करना। मैत्री और भाईचारा बढ़ाना, आपस में मित्रता को बढ़ाना, आपस में भाईचारे को बढ़ाना, ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे की मदद करना और अगर मदद नहीं कर रहे हैं तो कम से कम एक दूसरे के लिए समस्या पैदा ना करना। लोकतंत्र का पालन करना, क्लास में ये ध्यान रखना एक दूसरे के साथ कि सबको बराबर बराबर अधिकार मिले, हमेशा आप ही आगे ना लगो, हमेशा आपका नंबर पहले ना आए, हर किसी को इक्वल राइट्स मिले और उसका अधिकतम प्रसार करना। मानव अधिकारों का आदर करना, मानव के कुछ अधिकार होते हैं, वो अधिकार उसको मिलने चाहिए, उनका पालन करना। अच्छा शासन करना, कानून का शासन लागू रखना तथा लोगों को जागरूक करना। सदस्य देशों के बीच मुक्त व्यापार करना कि एक देश और दूसरे देश के बीच में व्यापार मुक्त रहे, कोई भी सामान एक अपने देश में बनाकर दूसरे देश में भेज सके और दूसरे देश से मंगा सके। और जो लास्ट है वो है नस्लीय भेदभाव, नस्ल के आधार पर, नस्ल मतलब रंग के आधार पर हम एक दूसरे के साथ जो भेदभाव करते हैं ना, काले और गोरों के बीच का जो भेदभाव होता है, रंग का भेदभाव होता है, उसको मिटा देना। क्योंकि कलर जो है ना वो आपकी सोल को नहीं बनाता है, कलर से आपकी सोल नहीं बनती, आपकी आत्मा नहीं बनती, आत्मा से कलर का कोई लेना देना नहीं है। तो इंसान का अगर हमें पता करना है कि इंसान कैसा है तो वो आत्मा से होता है, कलर से नहीं होता। तो कलर के आधार पर भेदभाव ना करना, जो कि पहले अंग्रेज लोग किया करते थे, और सारी दुनिया में शांति कायम करना, ये हम सबके क्या है? उद्देश्य हैं। ठीक है, ये था आपका चैप्टर जो बहुत ही सुंदर लिखा हुआ है जिसने भी लिखा है, और बहुत ही अच्छे शब्दों का प्रयोग भी किया गया है। राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में इस चैप्टर के जरिए आपको जानकारी देने की कोशिश की गई है। ठीक, अब हम चलते हैं इसके शब्द बोध पर। बहुत सारे शब्दों का अर्थ मैंने आपको रास्ते में चलते चलते बता दिया था। अब जो जो शब्द हमें आए हैं मुश्किल मुश्किल, उनका एक बार एक साथ अर्थ देखते हैं। देखिए, शब्द को पढ़िए। क्या शब्द है? जूम कर लेती हूँ थोड़ा सा इसे, ताकि आपको ये बड़ा बड़ा थोड़ा सा दिखाई दे। ठीक, देखिए क्या शब्द है? स्पर्धाओं। क्या शब्द है? स्पर्धाओं। स्पर्धाओं का मतलब क्या होता है? खेलों की स्पर्धाएं होती हैं, खेलों की प्रतियोगिताएं होती हैं। तो स्पर्धा का मतलब क्या होता है? मुकाबला या प्रतियोगिता। अब जैसे ये स्पर्धाओं लिखा हुआ है तो मुकाबलों या प्रतियोगिताओं कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो स्पर्धा मतलब कोई मुकाबला या प्रतियोगिता। सद प्रयास। सद मतलब अच्छा, प्रयास मतलब कोशिश, तो अच्छी कोशिश। अगर आप किसी को काम को करने की कोशिश करते हैं तो ये सद प्रयास है, या कह सकते हैं हम उत्तम प्रयत्न, कि आपने बहुत अच्छा प्रयास किया है, उत्तम प्रयत्न किया है। वट वृक्ष। वट वृक्ष का मतलब, वट मतलब होता है बरगद और वृक्ष का मतलब पेड़, तो वट वृक्ष का मतलब होता है बरगद का पेड़, जो कि बहुत बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। इसलिए जब हम कोई नन्हा सा पौधा लगाने के बाद उसके जब बड़े हो जाने की तुलना करते हैं तो किससे करते हैं? बरगद के पेड़ से करते हैं, क्योंकि बरगद का पेड़ जो होता है वो बहुत विशाल होता है। आपने देखा है बरगद का पेड़? चलिए मैं आपको बरगद का पेड़ दिखाती हूँ। तो देखा आपने बरगद का पेड़ कितना विशाल था? तो बरगद के पेड़ को बोलते हैं वट वृक्ष। ठीक है, अब आप भूलिएगा मत। अगला शब्द है लक्ष्य। लक्ष्य का क्या मतलब होता है? उद्देश्य, निश्चित स्थान या कार्य। ठीक, जब आप
रास्ते पर चल रहे होते हैं, तो आप गाड़ी चला रहे होते हैं, तो आपका एक लक्ष्य होता है कि आपको गाड़ी तब तक चलानी है जब तक आप अपने किसी निश्चित स्थान या कार्य तक ना पहुंच जाएं। तो लक्ष्य का मतलब क्या होता है? उद्देश्य। कि जो कार्य आप कर रहे हैं उसके पीछे उद्देश्य होता है कि वो कार्य आप क्यों कर रहे हैं, और आपको अपना कार्य तब तक नहीं छोड़ना चाहिए जब तक कि जो आपने सोचा है, जो आपने लक्ष्य बनाया है, उसको आप प्राप्त ना कर लें। तो लक्ष्य का मतलब क्या होता है? उद्देश्य। तो स्पर्धा का मतलब मुकाबला या प्रतियोगिता। सदप्रयास का मतलब किसी काम को करने की अच्छी कोशिश या उत्तम प्रयत्न। वट वृक्ष का मतलब बहुत बड़ा या बरगद का पेड़। और लक्ष्य का मतलब आपका उद्देश्य। आगे देखिए, ये शब्द है साम्राज्य। साम्राज्य जैसे ब्रिटिश अंपायर या ब्रिटिश साम्राज्य। साम्राज्य मतलब उनका शासन या उनका क्षेत्र। संस्था जैसे कि कॉमनवेल्थ क्या है, राष्ट्रमंडल क्या है? एक संस्था है। तो एक सभा है या मंडली है। तो किसी भी संस्था को कहते हैं लोगों का समूह। तो जब लोग एक समूह में इकट्ठे हो जाते हैं तो उन्हें सभा या मंडली बोलते हैं। ठीक है। सामंजस्य, क्या पढ़ते हैं इसे? सामंजस्य। सामंजस्य का मतलब क्या होता है? तालमेल। आपस में हम एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन बना के रखते हैं, तालमेल बना के रखते हैं, उसको सामंजस्य बनाना कहते हैं। ठीक। अगला है आपका नस्लीय भेदभाव। नस्लीय भेदभाव का मतलब रंग के आधार पर मनुष्य में अंतर करना। गोरे या काले मनुष्य में अंतर करने को नस्लीय भेदभाव बोलते हैं। अगला है पराधीन। पर मतलब दूसरा और अधीन मतलब किसी के अंडर में आना। तो दूसरे के अधीन अगर हम होते हैं तो उसे पराधीन बोलते हैं। अगला है आपका अस्तित्व। अस्तित्व का मतलब होता है कि आपका वजूद, आपका सत्ता, आपकी सत्ता या आपका होना, आपके होने को आपका अस्तित्व कहते हैं। ठीक। अगर आप मौजूद हैं, मौजूदगी ही आपका अस्तित्व कहलाती है। तो साम्राज्य का मतलब क्या होता है? किसी का शासन या क्षेत्र, कोई आपके ऊपर राज करे तो वो साम्राज्य होता है। संस्था, लोगों के ग्रुप को सभा या मंडलीय संस्था बोलते हैं। सामंजस्य बोलते हैं कि आपस में हमने कोऑर्डिनेशन बनाया हुआ है, आपस में हमने तालमेल बनाया हुआ है कि आज अगर मैं कम काम करूँगा तो तुम ज़्यादा काम कर लोगे, तुम ज़्यादा काम करोगे तो मैं कम काम कर लूँगा, या इस तरह का कुछ भी। ठीक। मेरी छुट्टी है तो तुम ऑफिस चले जाना, तुम ऑफिस जा रहे हो तो मैं घर का काम कर लूँगा। इस तरह से हम आपस में एक दूसरे का हाथ बटाते हुए, तालमेल बनाते हुए जो काम करते हैं उसको बोलते हैं सामंजस्य में रहना। कुछ काम आप कर लीजिए, कुछ काम दूसरा कर लेगा, तो हो गया तालमेल। नस्लीय भेदभाव। ठीक। भेदभाव का मतलब क्या होता है? अंतर करना। और नस्लीय मतलब नस्ल के आधार पर। नस्ल के आधार पर अगर आप अंतर करते हैं तो उसे नस्लीय भेदभाव कहते हैं। ठीक। पराधीन। पराधीन का मतलब क्या होता है? दूसरे के अधीन। अगर आप दूसरे के अधीन हैं, उसके इशारों पर आपको चलना पड़ता है, आप उसके गुलाम हैं और आपको उसकी हर बात माननी पड़ती है, तो आप पराधीन हैं। और अस्तित्व का मतलब वजूद या सत्ता। तो ये थे इस चैप्टर के शब्दार्थ। इन शब्दार्थों को आप याद कीजिए, अपनी नोटबुक पर लिखिए और इन पर अलग अलग तरह से सेंटेंस बनाइए, स्टोरीज बनाइए। ठीक है। स्टोरी बनाना बहुत ज़रूरी होता है। हर एक शब्द पर आपको क्या करना होता है? कहानी सोचनी होती है, कहानी बनानी होती है। 6-7 लाइनों की कहानी बनाइए और कोशिश कीजिए कि उस कहानी में स्पर्धा शब्द जो है वो इस्तेमाल हो जाए। ठीक। चलिए, तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम चैप्टर की एक्सरसाइज को इंक्लूड करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। बाय बाय।